हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसपी एकेडमी क्लासेस। तो जैसा कि हम अपनी अलग अलग एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, कोई सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस उठाए हैं, ये पिछले साल या उससे पिछले साल जेई मेंस के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे चले स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, अब एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि देखिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी आ चुके। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सेम क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो मैं इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें बताते हुए चलूँगी। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन जो मैं बातें बता रही हूँ वहाँ से आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बट हाँ, ये है कि वीडियो लेक्चर में बताई गई बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाने में। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे, तो मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे प्रोटीन को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं। किस किस में क्लासीफाई कर देते हैं? प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर शेप के हिसाब से? फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा कौन सा होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, जब हम बात करते हैं, अब देखो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। फाइब्रस प्रोटीन जो है, इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। ये हमें फाइब्रस प्रोटीन जो है कहाँ पाया जाएगा? जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है? केराटिन हो गया। केराटिन हमें कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे हमारी स्किन हो गए, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, वूल हो गया, सिल्क हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? फाइब्रस प्रोटीन। और फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल रहता है पानी के अंदर। आप ध्यान रखिए, फाइब्रस का एग्जाम्पल है केराटिन। केराटिन हमारे बालों में, नाखूनों में पाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम नहा रहे हैं तो बाल ही गायब हो गए और हम गंजे हो गए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन हमारा क्या रहेगा? इनसॉल्युबल प्रोटीन रहेगा पानी के अंदर, वाटर के अंदर। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, इसमें क्या होते हैं? कॉइल्ड शेप में होते हैं ये। ठीक है, ये वाटर के अंदर क्या रहेंगे? सॉल्युबल रहेंगे, जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो गया, इसका एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल नहीं है? केराटिन फाइब्रस प्रोटीन होता है, मैंने अभी बताया आपको, बालों में, नेल, स्किन में, इनमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद कोलाजन। कोलाजन तो आपका एक तरीके से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मायोसिन जो है, ये भी हमारा क्या रहेगा? फाइब्रस प्रोटीन रहेगा। ये हमें मसल्स वगैरह के अंदर मिलता है, तो ये भी फाइब्रस है, मसल्स वगैरह में मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू बनाने में काम करता है। हमारे जितने भी प्रोटीन है, आई थिंक उसका 30% जो है वो कोलाजन ही होता है। मेजरली फाउंड फाइब्रस प्रोटीन है हमारी बॉडी में। केराटिन भी हमारा फाइब्रस प्रोटीन होता है, नेल्स में, हेयर्स में, स्किन में मिलता है। तो ये तीनों जो है हमारे ए, सी और डी, ये फाइब्रस प्रोटीन है। इनमें एल्बुमिन जो है वो हमारा क्या है? ये हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा? कॉइल्ड फॉर्म में रहेगा। एल्बुमिन, इंसुलिन, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको हम अलग अलग टाइप में क्लासीफाई कर देते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो क्या होता है बेसिकली, जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं, उनके OH बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं, तो उनके जुड़ने से वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। दो OH जब जुड़ेंगे, जब दो OH क्या होंगे? जब जुड़ेंगे तो आपस में अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो एक क्या बच गया? ऑक्सीजन। तो जब दो मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं वाया ऑक्साइड लिंकेज, तो उसको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है? ये आपकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम किसको कहते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, वो ऑक्साइड लिंक जिससे दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हैं, और जब वो जुड़े हैं तो वहाँ से दो OH आपस में कंबाइन हुए और उनमें से वाटर बाहर निकल गया। अगर किसी को नहीं पता है कि मोनोसेक्राइड्स हम किसको कहते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स हमारे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करके हम और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते। लाइक जैसे पॉलीसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कर दोगे आपको और सेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। जैसे सुक्रोज है, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में आता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पे फ्रक्टोज ग्लूकोज मिल जाता है, तो वो हमारा डाइसेक्राइड हो गया, वो हमारा मोनोसेक्राइड नहीं है, क्योंकि उसका हाइड्रोलिसिस करके हमें और भी सेक्राइड्स मिल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, शुगर मिल सकता है। बट जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें फर्दर और सिंपलर यूनिट जो है कार्बोहाइड्रेट की नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन है जो हमारा बीटा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है। इसका जो आंसर है वो है लैक्टोज। ये मैं आपको बता रही हूँ, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने लैक्टोज का यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनाया है। ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं याद कर सकते हैं। जो मैंने बायोमोलिक्यूल की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि हम इन स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका ये यूनिट है उसका फर्स्ट कार्बन दूसरे यूनिट के फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो C1 और C4 के बीच में लिंकेज है। ठीक है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लैक्टोज की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या रहेगी, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका आंसर आपका फ़िलहाल लैक्टोज है। अब आपके पेपर में CUET में ऐसे आ सकता है कि लैक्टोज जो है कैसे, उसको क्या किस नाम से जानते हैं हम, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो मिल्क के अंदर पाया जाता है, पहली चीज़। दूसरा सवाल आपका ये आ सकता है कि लैक्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो ये फेलिंग टेस्ट या फेलिंग रिएजेंट जो है उसको रिड्यूस कर देता है, फेलिंग टेस्ट दे देता है। तो लैक्टोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये आप ध्यान रखिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए कि ये हमारा क्या होता है, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्लियर है। उसके बाद तीसरा सवाल CUET में यहाँ से क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि आपको कहेंगे कि जब आपको लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम, तो क्या मिलेगा, क्या कौन से मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे। तो भाई हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो वही तो मिलेगा जिससे वो बना है। तो किससे बना है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ध्यान रखिए कि जब हम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब चौथा सवाल CUET में कैसे आ सकता है, ये आ सकता है कि जैसे हमने ये सवाल कर लिया, किसके रिस्पेक्ट में कर लिया, बीटा के रिस्पेक्ट में कर लिया। अगर उन्होंने बीटा की जगह पूछ लिया अल्फ़ा, तो सेम यही रहेगा, बस अल्फ़ा वाला जो है, अल्फ़ा के केस में आंसर क्या हो जाएगा, माल्टोज। अल्फ़ा वाला जो है उसमें भी C1 और C4 फर्स्ट और फोर्थ कार्बन अटैच्ड होते हैं, बट वहाँ पे बीटा की जगह क्या रहेंगे, हमारे अल्फ़ा रहेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माल्टोज। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रही हूँ क्या कहते हैं वहीं आएंगे क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर करने का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि अब जैसे हमने एक सवाल किया, हमने पहला जो सवाल किया फाइब्रस प्रोटीन, तो हमने उससे रिलेटेड टॉपिक रिवाइज कर लिया कि भाई मॉलिकुलर शेप के हिसाब से प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हो सकता है आपको बाद में क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शंस ऐसे मिल जाएं जिसमें आपको ग्लोबुलर प्रोटीन पूछा ना, ग्लोबुलर प्रोटीन दे रखा हो, फाइब्रस पूछ ले। जैसे यहाँ पे फाइब्रस दे रखे थे और आपसे क्या पूछ लिया, ग्लोबुलर, तो हो सकता है तब ग्लोबुलर दे दे, फाइब्रस पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई एग्जाम्पल दे के कह देंगे कि बताओ ये क्या है। तो यहाँ से हम चीज़ें सीख रहे हैं, हमें एक ट्रैक मिल जाता है कि हाँ चलो हमें ये टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने का सिंपल सा बस जो एम हो रहता है, टारगेट रहता है, वो ये रहता है कि हमें कुछ बात टॉपिक पता चल गया, अब हम उससे रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हैं कि अच्छा ये होता है, ये होता है। सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या चीज़ सीखी, हमने ये सीखी कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। अगर यहाँ पे बीटा की जगह अल्फ़ा आ जाए तो वो हमारा आंसर माल्टोज हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर ये चीज़ रिवाइज कर ली कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम किसको कहते हैं। ठीक है, फिर हमने ये चीज़ भी पढ़ी कि भाई ये फेलिंग रिएजेंट के साथ टेस्ट दे देता है, फेलिंग टेस्ट दे देगा, रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, तो ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर होता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज ये सबको पता है कि दो चीज़ों से मिलके बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल सुक्रोज हमारा क्या होता है, C12H22O11, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो ये हमें दो चीज़ें देता है, एक देता है ग्लूकोज और एक हमें क्या देता है, फ्रक्टोज। ठीक है, एक क्या देगा ग्लूकोज और एक क्या देगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है, हम उसको किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से। फ्रक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी होता है, मतलब उसे हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। अब यहाँ से आपने बात सीख ली कि ग्लूकोज हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ग्लूकोज के आगे प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पे ग्लूकोज के आगे क्या है, माइनस, इस ऑप्शन को काट दो। ग्लूकोज के आगे क्या है, माइनस, इस ऑप्शन को काट दो। फिर उसके बाद अब यहाँ पे फ्रक्टोज के आगे माइनस है, यहाँ पे भी फ्रक्टोज के आगे माइनस है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास और क्या ऑप्शन है। ग्लूकोज के आगे लिखा है अल्फ़ा, जो कि बिल्कुल सही है, अल्फ़ा डी होता है। और फ्रक्टोज के आगे लिखा है अल्फ़ा डी नहीं। जब हम सुक्रोज लेते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें जो ग्लूकोज मिलता है वो होता है अल्फ़ा डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और बीटा डी लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। तो आपका जो फ्रक्टोज है वो हमेशा बीटा होता है और ग्लूकोज जो है आपका वो हमेशा अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ यूरासिल विच वन प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, तो आपको बताना है कि यूरासिल की कौन सी आइसोमेरिक फॉर्म आरएनए में प्रेजेंट होती है। तो उस पर अभी हम बाद में जाएंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, तो न्यूक्लिक एसिड्स चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, अगर आप उनको तोड़ोगे, उनका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेगी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन बेस भी कह सकते हो, और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। तो जो हमारा पेंटोज शुगर होता है इसमें वही डीऑक्सी है तो आपका डीएनए है, और ऑक्सीजन अगर है तो इट मीन्स आपका वो आरएनए है। तो इसमें ये कार्बोहाइड्रेट यूनिट रहेगी। ये फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। नाइट्रोजीनियस बेस जो है इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। ठीक है, तो प्यूरिन्स जो है इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है, और पिरिमिडीन के अंदर हमारा क्या आता है, यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। जो मुझे लगता है अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए के अंदर हमारी 4th यूनिट क्या होती है और आरएनए के अंदर हमारी 4th यूनिट क्या होती है। ये आ सकता है क्वेश्चन में या ये आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एडेनिन, ग्वानिन और हमारा साइटोसिन जो है वो हमारा डीएनए और आरएनए में कॉमन होता है। थाइमिन और यूरासिल जो है वो अलग अलग होता है। डीएनए में क्या आता है हमारा T थाइमिन, और R में हमारा क्या आता है U। इसको मैंने कैसे याद रख रखा है, आपको जो तरीका आए आप याद कर सकते हैं अगर आपको अपना भी इन्वेंट करना है। मैंने कैसे याद रख रखा है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर क्या है, मॉल है जिसका नाम है DT। ठीक है, तो मैंने इसे याद कर रखा है कि DT मतलब कि मेरे को भाई पता है कि AGC जो है ये तो तीनों में क्या है, कॉमन है। चौथा जो है हमारा T और U है। तो इट मीन्स क्या है कि भाई अब मैंने कैसे याद कर रखा है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो मैंने याद कर रखा है कि मॉल का नाम क्या है, DT, तो मैंने याद कर दिया DT। फिर डीएनए में हमारा क्या आएगा, थाइमिन आएगा, और आरएनए में क्या आएगा, हमारा U आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक सवाल मिल सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारे थाइमिन और यूरासिल है इनके अंदर ही क्या होता है, हमारे पास दो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको तो बोल ही दिया कि भाई बताओ इनमें से कौन है जो यूरासिल होता है। तो थाइमिन और यूरासिल के अंदर दो हमारे C+O होते हैं। यहाँ पर हमारा है ही नहीं, यहाँ पर हमारा एक है, यहाँ पर हमारा एक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, दो कार्बोनल ग्रुप हैं। तो दो कार्बोनिल ग्रुप या तो थाइमिन में होते हैं या यूरासिल में होते हैं। तो यूरासिल इन्होंने मेंशन कर दिया तो मेरे को पता चल गया यूरासिल देखते हैं कि दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, तो ये मेरा क्या है, यूरासिल। ठीक है,
ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन बन सकता है जो मदद कर देगा और ये आपका आ सकता है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए कि डीएनए के अंदर हमारा क्या होता है AGC-T और आरएनए में क्या होता है AGC-U। क्योंकि तीनों यूनिट जो हैं वो हमारी कॉमन होती हैं तो इन तीनों के पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। फोर्थ यूनिट जो डिफरेंट है वो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पिछले साल लास्ट ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। असर्शन एंड रीजनिंग दिया है, मैंने इसके ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि आसान सा है। इन्होंने कहा है कि सुक्रोज जो है वो एक डाइसेक्राइड होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 मोनोसेक्राइड मिलते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में तो ये हमें क्या देता है C6H12O6 एंड C6H12O6। तो जो हमारा सुक्रोज है ये हाइड्रोलिसिस करने पर एक हमें दे रहा है ग्लूकोज और एक हमें दे रहा है फ्रक्टोज, और ये दोनों ही क्या होते हैं मोनोसेक्राइड। तो ऐसा सेक्राइड जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसेक्राइड मिले उसे डाइसेक्राइड कहते हैं। तो सही बात है कि सुक्रोज हमारा क्या है डाइसेक्राइड। फिर कहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि सुक्रोज रिड्यूसिंग होता है कि नॉन रिड्यूसिंग। तो सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। दिमाग में फिट कर लीजिए कि सुक्रोज हमारा क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब असर्शन जो है हमारा ये सही है, सत्य है। उसके बाद है रीज़न, कह रहे हैं सुक्रोज जो है इसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहती है। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में कंबाइन होते हैं वाटर निकलता है ऑक्साइड के थ्रू, ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू आपस में ये जुड़ते हैं। कह रहे हैं कि कार्बन 1 रहेगा बीटा ग्लूकोज का और कार्बन 2 रहेगा अल्फ़ा फ्रक्टोज का। ये बात बिल्कुल सही है कि C1 और C2 होता है, बट मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लूकोज हमारा क्या होता है अल्फ़ा और फ्रक्टोज़ हमारा क्या होता है बीटा, जो हमने पीछे के क्वेश्चन में भी देखा था। अगर आपने वहाँ ध्यान से सुना होता तो आप यहाँ पे इस बात को पकड़ लेते। तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा, असर्शन हमारा ट्रू है और रीज़न हमारा क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, ये भी लास्ट ईयर आया है और ये भी लास्ट ईयर आया, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बेहतरीन सवाल था क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा मेहनत वाला सवाल था। तो मुझे लगा कि हाँ चलो, लग रहा है जेई मेंस के लेवल का है। अदरवाइज़ बाकी के अभी तक जितने हमने किए हैं टुच्चे टुच्चे से सवाल है। क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन टेट्रापेप्टाइड ग्लाइसिन, फिर यहाँ पर क्या है GLU क्या होता है ग्लूटामिक एसिड, फिर क्या है ASP क्या होता है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड आपको ध्यान रखना है, हम और किसको कहते हैं, विटामिन C को कहते हैं। फिर है TYR हम किसको कहते हैं, ट्रायोसिन को कहते हैं। और आपको इनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, सिर्फ इतना था, इंटीजर टाइप का था और विल भी करके डैश लिख रखा था कि आपको नंबर लिखना है 1 2 3 करके, ऑप्शंस भी नहीं थे कुछ। तो देखिए, अब जिस सीक्वेंस में इन्होंने हमें दिया है हम क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस में इनको जोड़ लेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CH2COOH। अच्छा, क्वेश्चन पे अभी आएंगे। यहाँ से देखो एक और सवाल बहुत आता है ये कि ग्लाइसिन जो है या कोई भी हमारा अमीनो एसिड्स कौन है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए आपके पास एक कार्बन होना चाहिए जिस पे चारों ग्रुप्स हमारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। बस सारे अमीनो एसिड्स को छोड़ के ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के केस में क्या होता है कि कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है हमारे 2 H हैं, एक क्या है हमारा NH2 है और एक हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर 2 सेम हाइड्रोजन आ जाने की वजह से ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता और ये अकायरल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं उन सारे अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन ही इकलौता क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले क्या दिया है, ग्लाइसिन को बना लेंगे। ग्लाइसिन में क्या है यहाँ पर NH2 के बाद क्या है हमारे पास CH2 और CH2 के बाद हमारे पास क्या है COOH। अभी मैं इसको लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ मत लिखना क्योंकि मैं मिटाऊंगी।
फिर उसके बाद है यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द टेट्रापेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O NH। और ये कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन ग्रुप के जुड़ने से, जब वाटर बाहर निकलता है। तो मेरे को अगर पेप्टाइड बनाना है इसके और इसके बीच में, तो जाहिर सी बात है मैं एक का कार्बोक्सिलिक और एक का क्या लूँगी? NH2 ग्रुप। तो इसके कार्बोक्सिलिक के पास मैं ग्लूटामिक एसिड का क्या बनाऊँगी? अमीन ग्रुप, क्योंकि मुझे यहाँ से वाटर बाहर निकालना है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, NH2 है ना, NH2 में से मैंने एक H को सेपरेट लिख दिया, तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ जाएगा? NH के साथ। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और हम क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड O को किसके साथ जोड़ रहे हैं? इसके N के साथ जोड़ रहे हैं। मैं यहाँ से बता भी देती हूँ कि यहाँ से आपका एक वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये C डबल बॉन्ड O इस NH के साथ जुड़ेगा, इसको हमने इसके साथ लिख दिया। अब देखिए क्या हुआ है, NH2 है आपका, CH2 है आपका, C डबल बॉन्ड O है आपका। फिर इसने क्या किया है? इस NH के साथ अमाइड बॉन्ड बना लिया है। ये NH जो है आपका, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका जुड़ा हुआ है कार्बन से, जो कि है आपका CH। फिर CH क्या करेगा? दूसरे आपका जो भी है नेक्स्ट वाला है उसके साथ H निकालेगा, भी देखेंगे। तो मैंने इसका क्या लिख दिया? C डबल बॉन्ड O। और इस CH पर मेरा क्या अटैच है? 2 CH2 और COOH, ये वाला पूरा। ठीक है, अब ये मेरा क्या था? ये मेरा था ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड नेक्स्ट बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? एस्पार्टिक एसिड। तो ये क्या करेगा? एस्पार्टिक एसिड जो है ये यहाँ पर क्या करेगा? इसके H के साथ यहाँ से वाटर बाहर निकाल देगा। तो ये CO कहाँ पे जाकर जुड़ेगा? NH के साथ। तो ये NH है, इस NH पे ये जो NH है इसका बॉन्ड किसके साथ है? कार्बन के साथ है। तो मैंने लिख दिया कार्बन के साथ है। इस कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है? CH2COOH। तो मैंने बना दिया CH2COOH। फिर उसके बाद क्या है? इस CH पे क्या लगा हुआ है? आपका C डबल बॉन्ड O। और ये OH किससे निकाल लेगा? यहाँ पर इससे वाटर बना के निकाल लेगा। तो C डबल बॉन्ड O के बगल में क्या आया? आपका NH आ गया। फिर इस NH पर देखिए क्या लगा हुआ है? आपका CH। फिर CH पे क्या लगा हुआ है? CH2। और CH2 पे क्या लगा हुआ है? बेंजीन रिंग। और पैरा पोजीशन पर OH। ठीक है, और जो ये CH है इसके साथ क्या लगा हुआ है? आपका COOH। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? आपसे क्वेश्चन में कहा है कि अगर हमारा pH 12.5 है तो टोटल कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। मुझे पता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर मेरे कुछ एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, हमें पता है हमारा जो pH का स्केल होता है 7 से कम वाले हमारे क्या होते हैं? एसिड्स, और 7 से ज़्यादा वाले हमारे क्या होते हैं? बेसिस, है ना, ये मुझे पता है। तो अब अगर बेसिक कंडीशन है तो बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर, दूसरा मार्कर ले लूँ मैं, हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे एसिडिक ग्रुप कौन कौन से हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप होता है, बेस की प्रेजेंस में ये H+ लिबरेट करेगा एसिड बेस रिएक्शन देने के लिए। ये भी H+ लिबरेट करेगा, ठीक है, ये भी H+ लिबरेट करेगा। तो क्या आंसर मेरा आ गया 3? नहीं, ध्यान रखिए फिनोल भी है यहाँ पर, है ना, बेंजीन के ऊपर OH फिनोल होता है और हमें पता है फिनोल भी क्या शो करता है? एसिडिक कैरेक्टर। तो ये भी क्या करेगा? H+ दे देगा। तो कितने नेगेटिव प्रेजेंट हो गए? 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 4। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा टाइम टेकन वाला था, बट मुझे ये जेई मेंस के लेवल का लगा, मुझे काफ़ी पसंद आया ये क्वेश्चन। बस इसमें आपको क्या पता होने चाहिए थे कि ये किसके एब्रीवेशंस हैं, इनके नाम क्या है, इनके स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद सबको जोड़ जोड़ के वाटर बाहर निकालना था और फिर देखना था कि अब कितने एसिडिक ग्रुप हमारे जो हैं वो फ्री हैं और वो एसिड बेस रिएक्शन शो करते समय जब H+ रिलीज़ करेंगे तो कितना टोटल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़।